हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं अमन। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में कहा था कि जितनी भी महिलाएं बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बन चुकी हैं, इसे हम महिला करियर एजेंसी भी कहते हैं, या महिला करियर एजेंट जो बन चुकी हैं, उन सभी के लिए आगे काम करने के लिए एक बेसिक ट्रेनिंग सीरीज में शुरू करने जा रही हूँ। तो आज उसी ट्रेनिंग सीरीज का हम पार्ट 1 करने वाले हैं। तो देखिए, जितनी भी बीमा सखियां हैं उन सभी के लिए तो ये ट्रेनिंग सीरीज हेल्पफुल होगी ही, क्योंकि इसमें मैं आपको बेसिक चीजों से शुरू करवाऊंगी। साथ ही साथ जो और भी लोग इंश्योरेंस एजेंट बने हैं, मतलब बीमा सखी योजना के अंतर्गत नहीं भी बने हैं, नॉर्मली भी इंश्योरेंस एजेंट बने हैं, उन सभी के लिए भी ये वीडियो सीरीज बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं पहली वीडियो के साथ। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर ऑफ इंश्योरेंस एजेंसी की। देखिए, आप सभी लोग अब इंश्योरेंस एजेंट बन चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए, ये जानकारी होनी चाहिए कि आप कितने बढ़िया बिजनेस में आ चुके हैं। क्योंकि देखिए, जो इंश्योरेंस एजेंसी का बिजनेस है, ये एक ऐसा बिजनेस है या एक ऐसा काम है जिसमें हम जो काम है वो तो एक दिन करते हैं, पर जो उसका बेनिफिट है ना, वो हमें सालों साल तक मिलता रहता है। वो कैसे? अब देखिए, अगर आप कोई भी एलआईसी की पॉलिसी बेचते हो, तो उससे मिलने वाला जो कमीशन है ना, वो पूरी टर्म आपको मिलता रहता है। अब पूरी टर्म का मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए कि आपने किसी को एक इंश्योरेंस पॉलिसी सेल की, और उस पॉलिसी की जो टर्म है वो 20 साल की है, मतलब वो 20 साल लंबी एक पॉलिसी आपने किसी व्यक्ति को बेच दी। अब आपने ये काम किया सिर्फ एक दिन, है ना? पर उस पॉलिसी से जो कमीशन है ना, वो आपको कब तक मिलता रहेगा? जब तक वो पॉलिसी चलती रहेगी। कितना? मतलब 20 साल तक। ठीक है ना? तो अब देखिए, सिंपली समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी सेल करते हो, तो उससे आपको जो कमीशन है वो पूरी टर्म मिलता रहता है। यानी कि काम हमने एक दिन किया, पर उसका जो बेनिफिट है वो हमें कई साल तक मिलता रहेगा। और अगर यही इंश्योरेंस एजेंसी आपने बीमा सखी योजना के अंतर्गत मिली है, तो उससे तो आपको कमीशन के साथ साथ सैलरी भी मिलेगी 3 साल तक, जिसकी आई थिंक आप सभी को अब जानकारी बहुत अच्छी तरह से हो चुकी है। तो है ना फायदे वाला काम? क्योंकि इसमें क्या है कि काम करना है सिर्फ एक दिन, और जो उसका बेनिफिट है वो हमें सालों साल मिलता रहेगा। तो ये सबसे बड़ी पावर है इंश्योरेंस एजेंसी की। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। तो देखिए, इसके बेनिफिट्स में क्या है कि इसमें ना हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती है। देखो, जैसे हम कोई भी काम करते हैं, है ना? घर पे कोई काम कर रहे हैं, तो उसमें क्या है, हमें कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ। जैसे मान लीजिए कि मैं कोई दुकान ही खोलती हूँ, है ना? तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, पर जो इंश्योरेंस एजेंसी है उसके लिए हमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। साथ ही साथ इसमें कोई भी फिक्स्ड वर्किंग आवर्स नहीं है। जैसे अगर हम कहीं नौकरी करेंगे, है ना, तो उसमें हमें सुबह जल्दी जाना पड़ेगा, जो भी टाइमिंग्स है, शाम को ही छुट्टी होगी। पर जो इंश्योरेंस एजेंसी है, इसका बिजनेस ऐसा है कि इसमें फिक्स्ड आवर्स नहीं है। आप अपने हिसाब से अपने वर्किंग आवर्स जो है वो सेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक और बहुत बड़ा बेनिफिट है कि यहाँ पे आपका कोई बॉस नहीं है, है ना? आप अपने बॉस खुद हैं। जितना काम आप चाहेंगे उतना आप काम कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ी ताकत है इसकी। अनलिमिटेड इनकम है, जितना चाहे उतना आप कमा सकते हैं। कैसे? जितने ज्यादा आप इंश्योरेंस पॉलिसीज करते रहोगे, जितना ज्यादा आप बीमा सेल करोगे, उतनी आपकी इनकम जो है वो दिन प्रतिदिन, साल दर साल बढ़ती ही रहेगी। अब देखिए, नेक्स्ट इसका जो सबसे बड़ा बेनिफिट है ना, वो है कि रॉयल्टी इनकम। अब आप कहेंगे कि रॉयल्टी इनकम क्या होती है? रॉयल्टी इनकम का मतलब होता है कि काम हमने किया एक बार, पर उसका जो हमें बेनिफिट है ना, वो सालों साल मिलता रहता है। तो उसे रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। जैसे देखो, इसका एग्जांपल देती हूँ मैं, कि कोई राइटर है ना, उसने क्या किया, किताब लिख दी। ठीक है? अब वो किताब जो है ना, वो बिकती रहती है, सालों साल बिकती रहती है। अब वो जितनी बार वो किताब बिकती है ना, तो उस राइटर को उसका बेनिफिट मिलता रहता है, उसको पैसे आते रहते हैं उसके, है ना? तो उसको रॉयल्टी इनकम कहा जाता है। तो इसी प्रकार इंश्योरेंस एजेंसी में भी काम आप एक बार करोगे, पर उसका बेनिफिट आपको सालों साल मिलता रहता है।
साथ ही साथ इसका एक और बेनिफिट है कि पार्ट टाइम वर्किंग है। आप अपना अगर मान लो कि आप कोई और भी काम कर रहे हैं साथ ही साथ, है ना, तो उसके साथ साथ आप जो है इंश्योरेंस एजेंसी का भी काम अपना कर सकते हो और पार्ट टाइम इनकम कमा सकते हो। और और इसका और जो बहुत एक अच्छा बेनिफिट है कि इससे रेगुलर इनकम आपको मिलती रहती है, क्योंकि देखो जो कमीशन है ना वो आपको हर महीने मिलता रहता है। और अगर आप बीमा सखी योजना के अंतर्गत इंश्योरेंस एजेंट बन गए हैं, तब तो आपको साथ ही साथ सैलरी भी मिलती रहेगी। कितने साल मिलेगी? 3 साल मिलेगी। और 3 साल के बाद आपका जो कमीशन है वो रेगुलरली चलता रहेगा, जब तक कि आपके द्वारा की गई पॉलिसीज चलती रहेंगी। तो इस तरह से ये सारे इंश्योरेंस एजेंसी के बेनिफिट्स हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि नीड ऑफ इंश्योरेंस। देखिए ये बात ना आपको समझनी क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आप खुद नीड ऑफ इंश्योरेंस समझेंगे ना, तभी आप अपने क्लाइंट को या अपना जो भी आपका प्रोस्पेक्ट है जिसे आप इंश्योरेंस एजेंसी बेचना चाहते हो उसे समझा पाओगे। क्योंकि अगर आप खुद ही नहीं नीड ऑफ इंश्योरेंस जान पाए कि इसकी जरूरत क्या है, तो आप दूसरे व्यक्ति को कैसे समझा पाओगे, है ना। तो देखो सबसे बड़ी जो इसकी नीड है ना, वो फ्यूचर के लिए हमारी सेविंग हो जाती है। आजकल देखो लोगों में ना बहुत कम रह गया है ये ट्रेंड कि वो पैसा सेव करते हैं। पहले क्या थे कि हमारे जो पेरेंट्स थे उनमें एक रूटीन था, आदत था कि वो पैसा सेव करते थे। पर आजकल की जो जनरेशन है ना, वो पैसा खर्च करने में ज्यादा विश्वास रखते हैं, सेव नहीं करती है। तो इंश्योरेंस एक ऐसी हम कह सकते हैं कि एक ऐसा वे है जिससे कि हमारा जो पैसा है ना वो फ्यूचर के लिए सेव हो जाता है। रिस्क कवर, अब देखो रिस्क कवर इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है। रिस्क कवर का मतलब क्या होता है कि जिस व्यक्ति ने इंश्योरेंस करवाई है, अगर उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, कोई दुर्घटना हो जाती है और उसकी उस दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है, तो इंश्योरेंस क्या है कि ये उसके जो परिवार वालों को जो है पैसा देगी, है ना। तो उसे रिस्क कवर कहा जाता है। अब देखो कि जैसे अगर हम यही पैसा बैंक में रखते हैं, इंश्योरेंस ना करवाएं, तो बैंक से तो हमें सिर्फ उतना ही पैसा मिलेगा ना जितना कि वहां जमा करवाया गया था अगर किसी की मृत्यु हो गई। पर इंश्योरेंस का फायदा क्या है कि इसमें पैसा सेव होने के साथ साथ रिस्क कवर भी है। तो यही सबसे बड़ी जो है इंश्योरेंस की जरूरत है कि अगर व्यक्ति है तब भी उसे बेनिफिट है, और अगर वो ना रहे तो उसके परिवार वालों को जो है मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ेगा, एटलीस्ट फाइनेंशियल वे में। ठीक है। तो रिस्क कवर जो है ना वो सबसे बड़ी नीड हो जाती है इंश्योरेंस के केस में। उसके बाद आप कह सकते हैं कि इसमें ना इंटरेस्ट रेट जो है ना वो भी इस समय जो बैंकिंग के इंटरेस्ट रेट है उससे अच्छा चल रहा है। रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे, मतलब जो पैसा हमें मिलेगा टर्म कंप्लीट होने पर वो बेटर वे में मिलेगा, अच्छा मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसमें जो और इसका बेनिफिट है ना, एक्सीडेंटल रिस्क कवर भी है। अगर किसी व्यक्ति की का एक्सीडेंट हो जाए मान लीजिए और वो डिसेबल हो जाए, तो भी इंश्योरेंस जो है उसे पैसा देती है। क्योंकि देखो अगर हम ये सोचें कि सिर्फ मरने पर ही पैसा मिलेगा, तो वो ऐसा नहीं है। इंश्योरेंस में डिसेबिलिटी का कवर भी है। डिसेबल का मतलब क्या है कि एक्सीडेंट हुआ और व्यक्ति जो था अपंग हो गया, कोई काम करने लायक नहीं रहा है, तो भी इंश्योरेंस जो है उसे पैसा प्रोवाइड करेगी। ठीक है। अच्छा, अब देखिए कि अगर किसी व्यक्ति के साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो उसके जो जीवन साथी है, उसके परिवार है, उसे सपोर्ट मिलेगा। अगर कैसे मिलेगा? अगर उसने इंश्योरेंस करवाई हुई होगी। और साथ ही साथ अगर इतनी सारी मुसीबतों से हमें बचा रही है तो पीस ऑफ माइंड यानी कि मानसिक शांति भी तो हमें मिल रही है। अब अगर हमने मान लीजिए इंश्योरेंस करवा ली है, ठीक है, तो हमें अब टेंशन नहीं है। हमें पता है कि अगर चलो कुछ हो गया, हमारे साथ मिसहैपनिंग हो गई, तो इंश्योरेंस से हमारे परिवार को जो है अच्छा खासा पैसा मिल जाएगा, जिससे कि उनका आगे का जीवन जो है आराम से गुजर बसर हो सकती है। ठीक है ना। तो ये सारी जो है ना ये जरूरतें हैं इंश्योरेंस के लिए। अब देखो इसमें ना और जो आप जानना आपके लिए जरूरी है वो इनकम टैक्स बेनिफिट्स हैं। अब देखो क्या है कि जब हम इंश्योरेंस का प्रीमियम भरते हैं ना, तो उससे हमें ना इनकम टैक्स में छूट मिलती है अंडर सेक्शन 80C। मतलब ये हमारे देश में हमारी सरकार ने हमारे लिए फैसिलिटी दी हुई है कि अगर कोई भी व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है, इंश्योरेंस का जो वो प्रीमियम भरेगा ना, उस प्रीमियम पे इनकम टैक्स में उस व्यक्ति को छूट मिल जाएगी। किस सेक्शन के अंडर? 80C यानी कि 80C सेक्शन के अंडर उसे छूट मिलेगी। और साथ ही साथ जब उसको अपनी पॉलिसी कंप्लीट होने पर
मेच्योरिटी मिलेगी, पैसा मिलेगा ना, तो वो भी होगा टैक्स फ्री। और वो होगा किस सेक्शन के अंडर? अंडर सेक्शन 1010D। तो ये इनकम टैक्स बेनिफिट है जो कि इंश्योरेंस से ही हमें मिलते हैं। तो ये देखो, ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताया, ये नीड ऑफ इंश्योरेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आपको समझने बहुत जरूरी है, तभी आप जो है किसी और को ये सभी चीजें समझा पाओगे। अब देखो कि आपको ना बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको कहेंगे कि भाई हम LIC में ही पैसे क्यों लगवाएं, है ना? तो इसके लिए आपको जानकारी होनी बहुत जरूरी है कि जो LIC है ना, ये देखो भारत की ना सबसे पुरानी, हम कह सकते हैं, जो अभी मतलब आजाद देश के बाद सबसे पुरानी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसका स्टार्टिंग कब हुई, जिसका जन्म कब हुआ? 1956 में। और ये एक भारतीय ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन कंपनी है, भारत बाहर की नहीं है, ठीक है ना? तो ये सबसे बड़ी बात है कि हम जब कोई भी चीज अपने देश की जो है उसी से खरीदें तो वो हमारे लिए बेटर रहती है। और साथ ही साथ ये भारत की सबसे बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ठीक है? 50 करोड़ से ज्यादा इसमें पॉलिसी होल्डर्स हैं। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात आपको बतानी बहुत जरूरी है, वो है सोवरन गारंटी बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखो कि आप कहोगे कि ये क्या चीज होती है। देखो भाई, सोवरन गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मतलब है कि LIC में जो हमारा पैसा है ना, वो सुरक्षित है। और इसकी गारंटी कौन लेती है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत की सरकार कहती है कि LIC में जो आपका पैसा है वो सुरक्षित है। और ये जो सोवरन गारंटी है ना, ये भारत सरकार ने सिर्फ और सिर्फ LIC को ही दी है। बाकी किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास ये सोवरन गारंटी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। तो सोवरन गारंटी की वजह से ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर हम LIC में पैसा इन्वेस्ट करते हैं इंश्योरेंस पॉलिसी के फॉर्म में, तो वो हमारा पैसा सुरक्षित है। सुरक्षित है का मतलब है कि अगर देश में कोई भी मुसीबत आ गई, कुछ भी हो गया, तब भी भारत सरकार हमें ये प्रॉमिस करती है कि आपका जो पैसा है, कितना सम assured के जितना पैसा, वो आपको हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा। और ये गारंटी और किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के पास भारत में नहीं है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, और जब भी आप कभी LIC की पॉलिसी सेल करेंगे तो इस पॉइंट को जरूर बताएंगे अपने क्लाइंट को। अब हम इंश्योरेंस में यूज होने वाली बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहली टर्म है प्रपोजर, जिसे कि हिंदी में प्रस्तावक भी कहा जाता है। अब ये जो प्रपोजर है ना, ये ऐसा व्यक्ति होता है जो बीमा पॉलिसी के लिए आवेदन करता है, और पॉलिसी पर साइन भी इसी के होते हैं। ये पॉलिसी का मालिक होता है, और पॉलिसी का जो प्रीमियम है ना, वो यही देगा, ठीक है? अब ये अपने लिए भी पॉलिसी करवा सकता है, मतलब ये अपने लिए, मतलब सेल्फ के लिए भी पॉलिसी हो गई, या फिर अपने घर वालों, जैसे अपनी वाइफ, अपने बच्चों, या फिर अपने पेरेंट्स के लिए भी पॉलिसी करवा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट टर्म आ जाती है लाइफ अश्योर्ड। अब ये जो लाइफ अश्योर्ड है ना, ये वो व्यक्ति है जिसकी बीमा मतलब जिसकी लाइफ को बीमा से कवर किया गया है। अब ये व्यक्ति खुद भी हो सकता है, और उसके घर वाले यानी कि उसकी वाइफ, बच्चे, या फिर उसके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। और उसके बाद हो जाता है जी पॉलिसी होल्डर। अब जो पॉलिसी होल्डर है ना, जो प्रस्तावक है ना, बेसिकली वही पॉलिसी होल्डर होता है ना? अब क्योंकि इसने ही प्रीमियम का भुगतान भी करना है, और जो सारी जिम्मेदारी है ना पॉलिसी से रिलेटेड, वो इसी की, पॉलिसी होल्डर की ही होती है। अब जो नेक्स्ट टर्म्स है ना, उनमें सबसे पहले आ जाता है नॉमिनी। अब देखिए कि जब भी हम कोई इंश्योरेंस पॉलिसी करवाते हैं ना, तो अब उसमें ना हमें एक नॉमिनी का नाम भरना पड़ता है। अब नॉमिनी कौन होता है? जिसे कि हिंदी में ना नामिती कहते हैं। अब देखिए कि जिसने पॉलिसी करवाई है, अब अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, उसके साथ कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है, तो उस पॉलिसी में जो मिलने वाले लाभ है ना, फिर वो किसे मिलेंगे? नॉमिनी को मिलेंगे, ठीक है ना? अब नॉमिनी जनरली हम अपने स्पाउस यानी कि अपने जीवन साथी का नाम भरते हैं, या फिर अपने पेरेंट्स का, या फिर बच्चों का नाम भरते हैं, ठीक है ना? मतलब जो हमारे सबसे करीबी हैं, मतलब हमारे ना रहने पर जिन पर इफेक्ट पड़ेगा ना, वो हमारे, उन्हीं को मोस्टली हम अपने नॉमिनी के रूप में चुनते हैं। अब क्या है कि नॉमिनी, मान लीजिए कि अगर जो नॉमिनी है ना,
वो माइनर है। माइनर मतलब उसकी आयु जो है ना वो 18 साल से कम है, तो हमें क्या करना पड़ता है, एक अपॉइंटी भी अपॉइंट करना पड़ता है। पॉलिसी में ही अपॉइंटी का नाम भी लिखना पड़ता है, ठीक है। मतलब मान लो कि सपोज किसी व्यक्ति ने पॉलिसी करवाई और उसने नॉमिनी अपने ना बच्चे को बना दिया, और वो जो बच्चा है वो 18 साल से कम है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसमें ना एक अपॉइंटी का नाम भी देना पड़ेगा। मतलब अगर मान लो कि उस व्यक्ति को कुछ हो गया, तो पैसा मिलेगा किसको, उसके बच्चे को, जो कि अभी 18 साल से कम है। तो अब 18 साल से कम वाले बच्चे को तो पैसे को यूज करने के प्रॉपर वे नहीं होगा ना, तो जो अपॉइंटी होगा ना, वो उस बच्चे का एक प्रकार से देखभाल करेगा तब तक, जब तक कि वो 18 साल का कंप्लीट नहीं हो जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है, अगर आप पॉलिसी करते हो और उसमें नॉमिनी जो है वो 18 साल से कम है कोई, तो आपको एक अपॉइंटी का नाम भी भरना पड़ेगा, साथ ही साथ उसके सिग्नेचर भी करवाने पड़ेंगे। नेक्स्ट आ गया जी आपका सम एश्योर्ड। अब देखो सम एश्योर्ड का मतलब क्या होता है, सम एश्योर्ड को ना हिंदी में कहते हैं बीमा धन। अब जितने की आप पॉलिसी करवाते हैं ना, उसे क्या कहा जाता है, सम एश्योर्ड। जैसे आपने ना कॉमनली सुना होगा कि जी मैंने तो 5 लाख का बीमा करवाया हुआ है। अब वो जो 5 लाख का बीमा है ना, उसका मतलब क्या है कि उस पॉलिसी की जो वैल्यू है, सम एश्योर्ड है, वो कितनी है, 5 लाख। ठीक है, समझ गए, है ना। उसके बाद आ जाता है जी ये प्रीमियम। अब जैसे जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 5 लाख का सम एश्योर्ड है। अब जो प्रीमियम उस पॉलिसी का हमें देना होगा हर महीने, या 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, या फिर साल बाद, तो उस प्रीमियम को भी कैलकुलेट किसी से किया जाता है, इस सम एश्योर्ड की वैल्यू से ही किया जाता है। जैसे मान लो कि अगर किसी ने 5 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, या फिर 10 लाख का सम एश्योर्ड लिया है, तो जो प्रीमियम की वैल्यू बनेगी, यानी कि बीमा की किस्त की वैल्यू बनेगी, वो भी उस सम एश्योर्ड की वैल्यू के हिसाब से ही कैलकुलेट की जाती है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है जी पॉलिसी टर्म, जिसे कि पॉलिसी अवधि भी कहा जाता है। अब पॉलिसी टर्म का मतलब होता है कि कितने साल के लिए पॉलिसी करवाई गई है, 15 साल के लिए, 20 साल के लिए, 25 साल के लिए, तो उसे आप क्या कहोगे, पॉलिसी टर्म कहोगे। नेक्स्ट आ जाता है जी प्रीमियम पेमेंट टर्म। अब देखो प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब होता है कि जो पॉलिसी है उसकी टर्म तो होगी कि पॉलिसी कितने साल की है। अब प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है कि कितने साल तक प्रीमियम दिया जाएगा। देखिए कई पॉलिसीज अलग अलग वे में होती हैं, तो प्रीमियम पेमेंट टर्म का मतलब है कि जो प्रीमियम हमने भरना है ना, वो कितने साल तक हमने भरना है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रीमियम पेमेंट मोड की। अब ये जो प्रीमियम पेमेंट मोड है ना, ये 3 तरह के होते हैं, रेगुलर पे, लिमिटेड पे और सिंगल पे। इसका मतलब क्या है, देखो पॉलिसीज ना अलग अलग तरह की होती है। कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें जितने टर्म की पॉलिसी है, मतलब 15 साल की अगर पॉलिसी है, तो हमें पूरे 15 साल तक ही प्रीमियम पे करना पड़ेगा, तो उसे तो रेगुलर पे कहते हैं। पर कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिनमें क्या है, एक एग्जांपल है जिसका जीवन लाभ एक पॉलिसी है। वो क्या है, लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट की ऑप्शन होती है उसमें। उसमें क्या होता है कि पॉलिसी जैसे मान लो कि 16 साल की है, पर आपको जो प्रीमियम है ना वो सिर्फ कितना साल देना है, 10 साल। ठीक है ना। तो उसमें मतलब वो कौन सी कैटेगरी में हो गई, लिमिटेड पेमेंट में। ठीक है। और कई ऐसी पॉलिसीज होती हैं, एफडी टाइप होती हैं, जो जिसमें सिर्फ प्रीमियम हमें एक ही बार देना पड़ता है, सिंगल पे। तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रीमियम पेमेंट मोड कहते हैं। तो 3 तरह के हैं, कौन कौन से, रेगुलर पे, लिमिटेड पे और सिंगल पे। नेक्स्ट आ जाता है रेगुलर और लिमिटेड पेमेंट जो है ना मोड, वो 4 प्रकार के होते हैं। मतलब जो पॉलिसीज हैं जिसमें कि रेगुलरली प्रीमियम भरा जाएगा, या फिर लिमिटेड प्रीमियम भरना है, तो 4 तरह से हम भर सकते हैं। या तो ईयरली बेस पे भर सकते हैं, ईयरली मतलब हमने साल में सिर्फ एक ही बार प्रीमियम देना है। ठीक है। या फिर हाफ ईयरली, हाफ ईयरली मतलब 6 6 महीने बाद ही हम प्रीमियम पे करेंगे। या फिर क्वार्टरली, क्वार्टरली को हम कहते हैं तिमाही, यानी कि 3 3 महीने बाद प्रीमियम भरा जाता है। और जो चौथा मोड है ना, उसे कहते हैं मंथली, यानी कि हमने जो प्रीमियम देना है पॉलिसी का, वो किस मोड में देना है, मंथली, यानी कि हर महीने। तो इस प्रकार जो रेगुलर और लिमिटेड प्रीमियम पेमेंट मोड वाली पॉलिसीज हैं, उनमें 4 मोड में आप प्रीमियम भर सकते हैं। ईयरली यानी कि वार्षिक, हाफ ईयरली मतलब अर्धवार्षिक, क्वार्टरली मतलब त्रैमासिक, और मंथली मतलब मासिक। ठीक है। नेक्स्ट है जी आपका मेच्योरिटी बेनिफिट। तो देखो मेच्योरिटी बेनिफिट का मतलब क्या होता है कि जब ना पॉलिसी की टर्म कंप्लीट हो जाती है,
ठीक है। मतलब जो व्यक्ति है वो ठीक ठाक है, 20 साल का मान लो उसने पॉलिसी ली थी, 20 साल की टर्म वाली पॉलिसी ली थी, 20 साल प्रीमियम मजे से उसने भरा और बिल्कुल ठीक ठाक है, तो उसकी जो पॉलिसी है टर्म कंप्लीट होने पे क्या हो जाएगी, मेच्योर हो जाएगी। ठीक है। और मेच्योर होने पर उसे मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा, यानी कि परिपक्वता लाभ मिलेगा। ठीक है। मेच्योरिटी बेनिफिट इसे कहते हैं। और अगर मान लो कि कोई पॉलिसी ऐसी है जो कि है जैसे मनी बैक पॉलिसीज होती है, सुनी होगी आपने, है ना। मनी बैक पॉलिसी में क्या होता है कि पॉलिसी की टर्म के दौरान भी फिक्स्ड पीरियड के मतलब बाद पैसा मिलता रहता है, जैसे 5-5 साल बाद भी पैसा मिलता रहता है। तो ऐसे जो पैसा मिलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट बोलते हैं। ठीक है। और मान लो कि किसी व्यक्ति की पॉलिसी टर्म के दौरान ही, जैसे मान लो वही हमने बात की कि 20 साल की पॉलिसी है, पर 20 साल से पहले ही उस व्यक्ति की ना मृत्यु हो गई, तो अब उसके जो नॉमिनी है उन्हें क्या मिलेगा, क्लेम के रूप में मिलेगा क्या, मृत्यु लाभ, या फिर हम इसे डेथ बेनिफिट भी कहते हैं। ठीक है। तो तीनों चीजें समझ गया आप। एक क्या है, मेच्योरिटी बेनिफिट। मेच्योरिटी बेनिफिट कब मिलेगा, अगर जिस जो पॉलिसी होल्डर है वो ठीक ठाक है, पूरी टर्म के दौरान ठीक रहा, तो उसकी पॉलिसी मेच्योर हो जाएगी और उसे मेच्योरिटी बेनिफिट मिलेगा। अगर पॉलिसी टर्म के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई, ठीक है, तो उसके परिवार को क्लेम के रूप में क्या मिलेगा, डेथ बेनिफिट मिलेगा। और अगर जो पॉलिसी है वो मनी बैक तरह की है, तो पॉलिसी टर्म के दौरान भी बराबर समय के बाद, 5-5 साल बाद पैसा जो मिलता रहता है, उस पैसे को पीरियोडिकल सर्वाइवल बेनिफिट कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है जो बहुत जरूरी है आपको जानना, ये है ग्रेस पीरियड। ग्रेस पीरियड का मतलब क्या होता है, देखो जैसे कि किसी ने पॉलिसी करवाई, अब उसके ना पॉलिसी जब करवाते हैं तो उसका हम प्रीमियम पे करते हैं, तो जो प्रीमियम की कोई भी डेट फिक्स होती है ना कि इस तारीख को प्रीमियम भरा जाएगा, ठीक है, तो कंपनी ना हमें छूट देती है, ग्रेस पीरियड, छूट अवधि, कि भाई जो तारीख है प्रीमियम भरने की, उससे आगे 30 दिन का समय दे देती है कि आप 30 दिन का समय है, उस दौरान अपना प्रीमियम जो है वो भर सकते हैं। अगर उस 30 दिन के दौरान हम प्रीमियम भरेंगे ना, तो हमें कोई भी लेट फीस नहीं देनी पड़ेगी। पर अगर हमने वो 30 दिन क्रॉस कर दिए तो हमारी पॉलिसी हो जाती है बंद, और उसे दोबारा चलवाते हैं साथ में हमें लेट फीस भी देनी पड़ती है। ठीक है। तो आपने अब ये ध्यान रखना है कि जो पॉलिसीज मंथली मोड में हम प्रीमियम भरते हैं उनके लिए ग्रेस पीरियड होता है 15 दिन का, पर जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली मोड वाली पॉलिसीज होती हैं उसमें ग्रेस पीरियड होता है कितना, 30 दिन का। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट चीज है फ्री लुक पीरियड। अब फ्री लुक पीरियड का मतलब क्या होता है कि अगर किसी ने कोई पॉलिसी करवाई और करवाने के बाद उसे लगा कि नहीं अच्छी पॉलिसी नहीं है, मैंने नहीं, ये सही नहीं है, तो वो पॉलिसी ना बंद भी करवा सकता है। ठीक है। जब वो पॉलिसी बंद करवाता है तो उसे जो उसने उसका प्रीमियम दिया था उसमें से थोड़ी सी राशि, मतलब 150 रुपए कंपनी काट लेती है, और बाकी उसे जो उसका प्रीमियम है वो वापस मिल जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, फ्री लुक पीरियड कहते हैं। और ये होती है कितनी, 15 दिन की, मतलब पॉलिसी करवाने के 15 दिन तक जो है उसे बंद भी करवाया जा सकता है अगर कोई चाहे तो। उसके बाद है जी राइडर्स। देखो राइडर का मतलब क्या होता है कि ना जितनी भी हमारी इंश्योरेंस की पॉलिसीज होती हैं उनमें ना एक्स्ट्रा बेनिफिट अगर हम डलवाना चाहें, जैसे अगर आप पिज्जा खाते हो, ठीक है, अब पिज्जा में आप अलग अलग अपनी मनपसंद टॉपिंग्स डलवाते हो ना, तो वैसे ही इंश्योरेंस पॉलिसी में अगर आप अपने मनपसंद चीजें डलवाना चाहें तो उन चीजों को क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। चीजें नहीं मतलब ये बेनिफिट्स हैं, बेनिफिट्स को क्या कहते हैं, राइडर कहते हैं। तो 5 प्रकार के राइडर्स होते हैं, ये है एक्सीडेंटल बेनिफिट राइडर, उसके बाद है प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर, उसके बाद है एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर, देन न्यू टर्म इंश्योरेंस राइडर, और फिर है एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट राइडर। तो ये 5 प्रकार के राइडर्स हैं। इनकी डिटेल वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हैं, क्योंकि अभी अगर बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है। तो मतलब अगर आप अपनी बेसिक पॉलिसी में कुछ और ऐड करवाना चाहें तो ये 5 प्रकार के राइडर्स की सुविधा उपलब्ध है, ये अपनी पॉलिसी में डलवाई जा सकती है। नेक्स्ट जो टर्म है वो है लैप्स। अब देखो लैप्स का मतलब क्या है कि अगर हमने ना अपनी पॉलिसी को टाइमली प्रीमियम नहीं भरे, ठीक है, अगर टाइमली प्रीमियम नहीं भरेंगे तो पॉलिसी हो जाएगी बंद। ठीक है।
और उसे कहा जाता है लैप्स। और उसके बाद है सरेंडर। अब अगर कोई व्यक्ति चाहे 1 साल बाद, मतलब वो चाहता है कि मैं अपनी पॉलिसी को आगे नहीं चलाना चाहता, तो वो अपनी पॉलिसी को बंद करवा सकता है और उसके बदले में उसे कंपनी के द्वारा सरेंडर वैल्यू मिल जाती है। तो भाई ये थी बेसिक टर्म्स ऑफ इंश्योरेंस। अगली वीडियो में आपके लिए और नई जानकारी के साथ आऊंगी। वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज है तो कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।